हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर कई वीडियोस डाली हुई हैं, इसके कई पार्ट्स पहले भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें भी मैंने अलग अलग जो इनकम टैक्स में चैप्टर्स हैं उन्हें कवर किया है, उससे आपकी पूरी प्रॉपर तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आज की वीडियो में भी आपके आगे जो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धारा 44AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक है। Under Section 44AB, the audit of accounts is compulsory if total sales exceed rupees 30 lakh, rupees 40 lakh, rupees 60 lakh, rupees 10 करोड़। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धारा 44AB आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर जब पढ़ा था होगा इसमें इनकम टैक्स में, तो वहाँ पर आपने धारा 44AB पढ़ी होगी। तो उसमें कुछ रूल्स दे रखे थे, कुछ नियम दे रखे थे। उसी में ही पूछा है कि उसके अंतर्गत जो होता है अंकेक्षण कराना, ऑडिट कराना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। तो कब कंपल्सरी होगा, जबकि जो टर्नओवर दे रखा होगा, जो सेल्स दे रखी होगी किससे ज़्यादा होगी। तो जब जो है बिजनेस जो होगा उसकी जो सेल है, बिक्री है, वो 10 करोड़ से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कंपल्सरी ऑडिट कराया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा 44AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से आशय है। अंडर सेक्शन 44AB स्पेसिफाइड डेट मीन्स 13 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 13 नवंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी एक डेट, स्पेसिफाइड डेट दे रखी है जिससे पहले जो अकाउंट्स होते हैं उस कंपनी के या जो है बिजनेस के, उसका अंकेक्षण कराना, का ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। तो वो डेट है 13 सितंबर। 13 सितंबर से पहले जो कंपनी होगी उसको अपने जो खाते हैं, अकाउंट्स उसने बनाए हैं, उसका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। तो एक आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स इज अलाउड अप टू 15%, अप टू 16%, अप टू 18%, अप टू 12%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उसके, तो अगर उनकी पूंजी पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो उससे किस सीमा तक अलाउड होता है, क्या उसका इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ तक उसे अलाउड होता है। तो आपने इनका फॉर्म बिजनेस निकाला होगा तो वहाँ पर देखा होगा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउड होते हैं, कुछ डिसअलाउड होते हैं। तो यहाँ पर जब 12% तक जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो स्वीकृत होता है, अलाउड होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंस इज नॉट एन एडमाइजेबल एक्सपेंस। बैड डेब्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पर मोस्टली आपके जो 3 हैं वो टैक्स से रिलेटेड ही चीज़ें दे रखी हैं और एक जो है बैड डेब्ट, अशुद्ध ऋण दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस शीर्षक की, जो व्यापार आय से संबंधित आप लोग का शीर्षक है, तो उसमें कौन सा जो है इसमें अलाउड नहीं होता, तो वो हो जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो इस शीर्षक के अंतर्गत अलाउड नहीं होता। यहाँ पर याद रखिएगा जो आयकर के रिलेटेड जो कानूनी एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस किए जा रहे होते हैं, वो अलाउड होते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स होता है वो यहाँ पर अलाउड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय हानि व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है। आग से नष्ट हो गया व्यापारिक रहतिया 20,000 रुपये, मनोरंजन व्यय 10,000 रुपये, व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन 2,000 रुपये, एक साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप तैयार करने के लिए वकील को दी गई 500 रुपये की फीस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस लॉस इज नॉट एडमाइजेबल एज डिडक्टिव while computing income from business and profession. Stock in trade lost in fire rupees 20,000, entertainment expenses rupees 10,000, commission of rupees 2,000 paid in order to receive business, rupees 500 paid as fees to a lawyer for drafting the deed of agreement of partnership firm. तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से व्यय या फिर हानि हैं जिनको जो व्यापार एवं पेशे की आय की हम गणना कर रहे हैं, इनकम निकाल रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन से, तो उसमें कटौती योग्य नहीं होते हैं, यानी कि उनको कटौती नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप तैयार करने की जो वकील को फीस दी गई है 500 रुपये की, उसको यहाँ पर कटौती नहीं दी जाएगी। बाकी जो रहतिया नष्ट हुआ हो या फिर जो मनोरंजन व्यय है या फिर व्यापार प्राप्त करने के दिया कमीशन, इन तीनों को ही उसमें शामिल किया जाता है, उसकी कटौती दी जाती है। किसकी नहीं दी जाएगी, जो वकील को फीस दी गई है समझौते के लिए उसकी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जो आप लोग निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से, तो उसका जो फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो जो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम लिख लेंगे। उसके उसमें कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, ऐड कर देते हैं, जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं उसको।
और जो बिजनेस इनकम होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं की गई है, दिखाई नहीं गई है, उसको, इन दोनों चीज़ों को हम ऐड करते हैं। लेस क्या होता है, लेस हो जाता है हमारा एक्सपेंसेस वो जो अलाउड थे बट नॉट डेबिटेड, यानी कि अलाउड के हैं लेकिन उनको डेबिट नहीं किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनको हम लेस करेंगे। और साथ ही ऐसी इनकम जो कि बिजनेस रिलेटेड नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई गई, उसको हम लेस कर देते हैं। तो ये दो तरह के आइटम्स लेस हो जाते हैं, और जो डिसअलाउड होंगे एक्सपेंसेस और जो इनकम बिजनेस इनकम है लेकिन दिखाई नहीं गई, उसको, उन दोनों को हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो निकल के आता है वो हमारी टैक्सेबल इनकम आती है, किससे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं और इस तरह से हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। While calculating business income, the disallowed portion of the preliminary expenses is 1/2, 1/5, 4/5, 3/5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हम बिजनेस प्रोफेशन के निकालते हैं तो कौन सा कितना तक जो होगा वो डिसअलाउड होता है। तो पोर्शन डिसअलाउड निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास प्रारंभिक व्यय होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उसका कितना भाग हो जाएगा, वो हो जाता है 4/5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में आंतरिक शोध के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। 100% ऑफ वेटेड डिडक्शन फॉर इन हाउस रिसर्च इन सम केसेस इन अलाउड टू एनी एसएससी, कंपनी एसएससी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आंतरिक शोध के लिए कटौती जो दी जाती है तो 100% कहीं कहीं पर दी जाती है, तो कौन सी कंडीशन इसमें 100% दी जाएगी, किसी भी करदाता को दे दी जाती है, सिर्फ कंपनी करदाता को दी जाती है, वैज्ञानिक शोध संघ को दी जाती है, या फिर सहकारी समिति को दी जाती है। तो यहाँ पर जो कंपनी हो यानी कि बिजनेस एसएससी होता है उसको 100% कटौती जो होगी वो स्वीकृत होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है, अंडर विच द वर्क ऑफ ए डॉक्टर इज कवर्ड, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि कौन सी चीज़ बिजनेस में आती है, कौन सी चीज़ प्रोफेशन में आती है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए जब हमें किसी स्पेशल नॉलेज की, किसी स्पेशल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है तो वो हो जाता है हमारा प्रोफेशन। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए आपको अलग से एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ता है, वो करने के बाद ही आप डॉक्टर बन पाएंगे, ऐसे आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो वहाँ पर हमको उसकी अलग से नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है उस काम को करने के लिए। इसी तरह है वकील को भी लॉ पढ़ना पड़ता है पूरा, उसके बाद ही वो लॉयर बन पाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि आपको कोई जनरल स्टोर अपना खोलना है, तो क्या उस जनरल स्टोर को खोलने का आपको कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, नहीं पड़ेगी। तो वो काम जिसको करने के लिए किसी स्पेशल तकनीकी ज्ञान या फिर किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो हो जाता है प्रोफेशन, और जिसे हम बिना किसी स्पेशल नॉलेज के नॉर्मल ज्ञान से भी कर सकते हैं तो वो हो जाता है बिजनेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डॉक्टर का कार्य है वो किस में आएगा, तो डॉक्टर का कार्य हो जाता है पेशे में, यानी कि प्रोफेशन में आ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अंकेक्षक होता है, ऑडिटर होता है, वो बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वीकृत व्यय छाटिए, पिक आउट द इनएडमाइजेबल एक्सपेंसेस। माल और सेवा कर, आयकर निर्धारण व्यय, आयकर, मशीन पर ह्रास, गुड एंड सर्विस टैक्स, एक्सपेंसेस ऑन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, या फिर डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंस जो है वो अस्वीकृत है, डिसअलाउड है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का इनकम टैक्स दे रखा है आयकर, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है इसी में ही कि जो इनकम टैक्स होता है वो डिसअलाउड होता है। बाकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अलाउड होंगे, एक्सपेंसेस ऑन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स ये भी अलाउड होगा, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन ये भी अलाउड होगा, लेकिन जो इनकम टैक्स होता है वो अलाउड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है अलाउड आइटम व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इज डाउटफुल डेब्ट रिजर्व्स, एक्चुअल बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यापार से आय की गणना में इसमें से कौन सा व्यय जो है वो स्वीकृत है। तो इससे इस तरह के क्वेश्चन से आपका अच्छे से रिवीजन हुआ जा रहा होगा कि कौन सा स्वीकृत है, कौन सा अस्वीकृत है। तो एग्जाम में आपको कुछ भी अगर पूछता है तो आप आसानी से उसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल बैड डेब्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वीकृत होते हैं। बाकी के जो तीनों दे रखे हैं वो स्वीकृत नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए प्रारंभिक व्यय किए, स्वीकृत कटौती होगी। एक्स लिमिटेड स्पेंड ₹1 लाख एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 2021, डिडक्शन अलाउड इज ₹10,000, ₹25,000, ₹7,543, ₹20,000। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि 31 मार्च 2021 को
आपको पता ही होगा जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मार्च को ही उसने कितने व्यय किए हैं, 1 लाख के। तो उसकी कटौती मिलेगी या नहीं मिलेगी या कितनी मिलेगी, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पर उसको कितनी कटौती दी जाएगी, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं तो उसकी कटौती जो दी जाती है वो 5 वर्षों तक दी जाती है। तो जितना भी एक्सपेंस किया होगा उसको हम बराबर 5 भागों में बांट लेते हैं और प्रीवियस ईयर में जो होगा उसका एक भाग जो होता है वो स्वीकृत होता है और उसके बाकी के जो 4 भाग अब रह जाते हैं 4/5 होते हैं वो आगे के जो आएंगे वर्ष उसमें अलाउड हो जाती है। उसकी एक एक करके 5 इंस्टॉलमेंट में उसकी जो कटौती दी जाती है उसको एक एक करके आगे के प्रीवियस जो ईयर्स में आते हैं उसमें अलाउड हो जाती है। तो यहाँ पर जो 1 लाख का दे रखा है उसका हम 1/5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। तो इस प्रीवियस ईयर में उसको कितनी दी जाएगी 20,000 की दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 रुपये रोकड़ में किया गया है, अस्वीकृत व्यय होगा। भुगतान की राशि का 25%, 20,000, 30,000, शून्य। 30,000 पेड इन कैश फॉर हायर चार्जेस ऑफ गुड कैरेज, द disallowed expenses shall be 25% of the amount paid, ₹20,000, ₹30,000, nil। क्वेश्चन में कह रहा है कि माल वाहन भाड़े का कितना दिया गया है, 30,000 रुपये दिया गया है कैश में। अस्वीकृत व्यय होगा मतलब पूरा व्यय स्वीकृत हो जाएगा या उसकी कुछ राशि होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कुछ भी अस्वीकृत नहीं होगा यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्वीकृत होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे जो भी गुड्स लाए गए हैं वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख रुपए के पूंजीगत व्यय किए हैं। गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी। अ कंपनी इंक्वायर्ड कैपिटल एक्सपेंसेस ₹1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग्स इट्स एम्प्लॉय। During the previous year, deduction shall be allowed to the company ₹20,000, ₹50,000, ₹1 lakh, nil। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फैमिली प्लानिंग थी कर्मचारियों से रिलेटेड उसके प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए के पूंजीगत व्यय किए गए हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस किए गए हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इससे संबंध में कंपनी को कितनी कटौती दी जाएगी। तो जितने भी इन्होंने व्यय किए हैं 1 लाख के उसका 1/5% ही जो प्रीवियस ईयर है उसमें दिया जाएगा, क्योंकि जो कटौती दी जाती है डिडक्शन जो दी जाती है तो जितना भी व्यय किया गया होगा उसको 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाता है, किस्तों में बांट दिया जाता है और 5 वर्ष तक उसकी कटौती दी जा सकती है। तो यहाँ पर 1 लाख का 1/5 करिएगा कितना आ जाएगा 20,000। तो जो इस प्रीवियस ईयर में उसको 20,000 की मिलेगी, इसके बाद अगले प्रीवियस ईयर फिर 20,000 की, इस तरह 5 वर्षों में उसका जो 1 लाख की है वो पूरी कटौती हो जाएगी। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सोवेनियर में विज्ञापन पर 50,000 रुपए व्यय किए, उसे कटौती मिलेगी। अ बिजनेसमैन स्पेंट ₹50,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट इन ए सोवेनियर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ही विल गेट ए डिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ग्रॉस टोटल इनकम, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिजनेसमैन था, उसने क्या किया है, किसी राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन करने के लिए उसने 50,000 रुपए के अपने व्यय किए हैं। अब उसे कितने की कटौती दी जाएगी, ये आपको क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो उसे कटौती जो मिलेगी वो किस में जाएगी, किस हेड में जाएगी। आपको पता है इनकम जो निकाली जाती है उसके 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाता है और क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेज। तो किस में मिलेगी उसको, वो हो जाएगा जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसको निकालने के बाद जब उसमें से हम जो 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं वहाँ पर देते हैं, उससे पहले नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर जो मेन इस पे कहने का मतलब ये है कि ये जो कटौती होगी वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस में इंक्लूड नहीं होती है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी, ग्रॉस टोटल इनकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमोदित विश्वविद्यालय को समाज विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। अमाउंट पेड टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल रिसर्च, द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट 100%, 125%, 150%, 200%। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई अनुमोदित विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है अप्रूव्ड जो है, उसने सामाजिक विज्ञान के विषय में उसने सोशल साइंस पर क्या किया है, कोई रिसर्च करी है, कितनी कटौती उसको दी जाएगी। तो यहाँ पर उसको कटौती कितनी मिलेगी, 100%। जितना भी उसने व्यय किया होगा, एक्सपेंस किया होगा, पूरी की पूरी उसको कटौती स्वीकृत होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 44 AD के अंतर्गत कौन पात्र करदाता नहीं है। अंडर सेक्शन 44 AD हु इज नॉट एन एलिजिबल SSC, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेक्शन है 44 AD उसमें कौन जो करदाता होता है वो पात्र नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन पात्र नहीं होता है, सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी फर्म होती हैं वो पात्र करदाता नहीं होती हैं, बाकी तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्र व्यवसाय के अनुमानित लाभ का प्रतिशत है। प्रिज्यूम्ड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस इज 4%, 8%, 12%, 15%। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि जो पात्र व्यवसाय होता है, यानी कि जो भी व्यवसाय हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं इस धारा में, सेक्शन में, तो उनको अनुमानित लाभ कितना दिया जाता है। तो यहाँ पर उनका अनुमानित लाभ कितना हो जाएगा, वो होता है 8%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 44 AD के अंतर्गत विक्रय की सीमा है। सेल्स लिमिट अंडर सेक्शन 44 AD ₹20 लाख, ₹60 लाख, ₹80 लाख, ₹2 करोड़। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो धारा 44 AD है उसमें विक्रय की जो सीमा होती है कितनी मानी, तो वो हो जाती है 2 करोड़। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संपत्ति नहीं है। नॉट ए कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, हाउस होल्ड फर्नीचर, कार फॉर पर्सनल यूज, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से इसमें से पूंजी संपत्ति नहीं है। तो जो व्यापारिक माल होता है वो भी जो है कैपिटल एसेट नहीं होगी, और हाउस होल्ड फर्नीचर है तो घरेलू फर्नीचर तो बिल्कुल शामिल नहीं होगा इसमें, और जो कार अपने पर्सनल यूज में ले रहा है वो भी नहीं। तो ये तीनों ही क्या है, पूंजी संपत्ति नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना में ज्ञात की जाती है। टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, टोटल कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम दीर्घकालीन पूंजी यानी कि LTCG निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, तो वहाँ पर गणना में हम क्या चीज़ निकालते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इंडेक्स कॉस्ट। आप जो इंडेक्स करके चेंज करते हैं ना, जो बेस ईयर होता है और जो आपका करंट ईयर में इंडेक्स नंबर होता है उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तब निकालते हैं ना कि आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद ही तो हम निकालते हैं कि जो है कितना हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर उसमें लॉस हुआ है, LTCG हुआ या फिर LTCL हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंडेक्स कॉस्ट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।